तुम तो रोहन हो ना, ओबरॉय कंपनी के एकलौते वारिस? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वो भिखारी उस लड़के से दूर भागने लगता है। उसकी जेब से चिल्लर के बजने की आवाज आ रही थी और वो अपने दाएं बाएं देखे बगैर ही भागे जा रहा था, जिस वजह से सामने से आ रही एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब भिखारी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने वही लड़का बैठा होता है जो उसे सड़क किनारे मिला था। आर यू ओके? तुम यहाँ भी? और मैं कहूँ, मुझे तो दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। बताओ, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रहे थे? क्या? मैं नहीं तो तुमसे क्यों भागूंगा मैं? हटो यहाँ से, मुझे जाना है। लेकिन कहाँ? तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक तुम मुझे सब नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिर तुम यहाँ इस हालत में कर क्या रहे हो? दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता और आज के बाद मेरा पीछा करने की कोई कोशिश मत करना, समझे तुम? ये तुम ही हो ना मिस्टर ओबरॉय? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है जो इस वक्त कोमा में है। सोनू की बात सुनकर वो भिखारी गहरी सोच में डूब जाता है। अरे यार, मेरे लिए तो रुक। रोहन ओबरॉय किसी के लिए नहीं रुकता, बल्कि लोग उससे मिलने के लिए रुकते हैं। हो गया तेरा, अब चले अंदर। तेरी माँ ने कॉल कर 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 मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उन्हें मैं तेरा दोस्त का बॉडीगार्ड ज्यादा लगता हूँ। अच्छा, पापा का कॉल आया था क्या? नहीं, उनका तो एक भी कॉल नहीं आया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब सब यहीं खड़ा होकर पूछेगा या अंदर भी चलेगा? इतना कहकर दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जहां रोहन की माँ सुमन उसे देखकर कहती है, ये सब क्या है रोहन? ये कोई वक्त है क्या घर पर आने का? तुम दोनों कल रात से बाहर हो और अब आए हो। कहाँ थे पूरी रात दोनों? वो माँ, हाँ, कल सोनू का बर्थडे था ना, इसलिए हम सब साथ में पार्टी कर रहे थे। क्या मेरा? हाँ भाई, तेरा ही तो था, और किसका होगा? और कोई सोनू यहाँ पे तेरे को नजर आ रहा है? हाँ डीजे, मेरा ही बर्थडे था, याद आया। ये भी ना बहुत भुलक्कड़ है। मुझे पागल मत बनाओ। सोनू का जन्मदिन मार्च में आता है। अभी 2 महीने पहले ही तुम उसके जन्मदिन पर पार्टी करने गए थे। नहीं आंटी जी, वो तो मेरा घर का बर्थडे था ना, मेरा बाहर का बर्थडे कल था। क्यों? तुम 2 बार जन्मे हो क्या? सच बताओ, कहाँ थे? अरे माँ, ये सब क्या है? सुबह सुबह ही आप सवाल जवाब करना शुरू कर देती हैं। ये बताओ, पापा तो घर में नहीं है ना? वो नहीं है, तभी तुम्हें घर में घुसने दे रही हूँ। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम दोनों रात भर बाहर थे और अब आए हो तो तुम्हें और तुम्हारे इस चमचे जैसे दोस्त को घर से लात मारकर बाहर कर देते। अरे माँ, जब तक आप हो तब तक ऐसा कोई नहीं कर सकता। बस बस, बहुत हुआ। जाओ और जल्दी से मैं नाश्ता लगाती हूँ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। इतने रोहन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन देव ओबरॉय का एक लौता बेटा था, जिस वजह से वो काफी अभिमानी भी था। उसे लगता था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है, इसीलिए उसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। रोहन अपनी माँ सुमन से बहुत प्यार करता था और उससे भी ज्यादा अपने पिता देव ओबरॉय की इज्जत करता था। आ गए तुम? जी पापा। कल कहाँ गए थे? कहीं नहीं पापा, मैं तो घर था। हम तुम्हारे बाप हैं, हमें सब पता है कि तुम कब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ में आया? हमसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। जी पापा, सॉरी, आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो तुम थोड़ा काम पे भी ध्यान दे लो, या जिंदगी भर आवारागर्दी करनी है तुम्हें। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। हाँ, तो कल सुबह आ जाना ऑफिस। जी पापा। देव अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। के बाद रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब क्या है? अभी मेरी उम्र मौज मस्ती करने की है। आप पापा कुछ समझाते क्यों नहीं है कि मुझे अभी कुछ काम वाम नहीं करना है, मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है। अगर ऐसा ही था तो तुमने अपने पापा के सामने क्यों नहीं कहा ये सब? आपको तो पता ही है पापा से मुझे कितना डर लगता है। मुझे नहीं पता, ये सब तुम दोनों बाप बेटे के बीच की बात है। तुम दोनों जानो कि क्या करना है। अगले दिन रोहन को ना चाहते हुए भी अपने पापा के ऑफिस जाना पड़ता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे सब समझ आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रोहन के पिता देव उससे कहते हैं, रोहन, आज हमारी कंपनी के लिए एक बड़ी मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग में तुम जाओ और डील डन करो। लेकिन पापा, मुझे तो अभी कुछ ही दिन हुए, फिर कैसे? अगर तुम आज इस मीटिंग में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि काम कैसे होता है और मीटिंग कैसे होती है। इसलिए सुबह जल्दी तैयार होकर मीटिंग के लिए चले जाना। अगली सुबह रोहन को अपने पापा के कहने पर मीटिंग में जाने के लिए सुबह 8 बजे उठना होता है, लेकिन वो 10 बजे उठता है और मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। 11 बजे की मीटिंग में देव 12 बजे पहुंचता है और सभी उसे घूरने लगते हैं। जब मीटिंग शुरू होती है तो मीटिंग में पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब रोहन नहीं दे पाता, जिस वजह से क्लाइंट नाराज होकर डील कैंसिल कर देती है। तुमसे कोई काम नहीं होता है रोहन। तुमसे मैंने कल कहा था कि टाइम पर मीटिंग पर पहुंचना, लेकिन तुम लेट गए और तो और मीटिंग में ना जाने ऐसा क्या कर दिया कि क्लाइंट ने डील करने से ही मना कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम आगे की लाइफ कैसे जियोगे? पापा बस करिए, मुझे ये सब नहीं करना है। अभी मेरे काम संभालने की उम्र नहीं है। मुझे ये सब करने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं। जैसे आप मुझ पर हुक्म चला रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आप मेरे दुश्मन हैं और उस घर में मैं नहीं रह सकता जहाँ मेरी इज्जत ना हो। ऐसी बात है तो जाओ, वहां चले जाओ जहां तुम्हारी इज्जत हो। मेरे घर में तुझ जैसे नालायक की कोई जरूरत नहीं है। देव की बात सुनकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद देव भी ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब रोहन को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से अस्पताल जाता है। बेटा रोहन, तू आ गया। माँ, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, कुछ देर पहले कॉल आया था तो पता चला तेरे पापा अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने क्या बताया माँ? पापा कैसे हैं? डॉक्टर कहते हैं तेरे पापा को अभी तक होश नहीं आया है। बेटा, तू मुझे मंदिर ले चल, मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। ठीक है माँ। रोहन अपनी माँ सुमन को मंदिर लेकर जाता है, जहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर एक अघोरी बाबा बैठे हुए थे और रोहन को रोककर वो उससे कहते हैं, तुम्हारे पापा को इलाज की नहीं, दुआ की जरूरत है। कौन है आप? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है या तुम्हारे पापा कैसे ठीक होंगे ये जानना? क्या मतलब? मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वो इलाज से ठीक नहीं होंगे। जो मैं कहता हूँ वो करो तभी कुछ हो सकता है, वरना जितनी देर करोगे उतना ही वो मौत के करीब जाएंगे। ये सब बकवास है। तुम मेरे पापा के मरने की दुआ कर रहे हो? मरने की दुआ करता तो तुम्हारे पास उपाय बताने के लिए नहीं आता। बातों में वक्त जाया मत करो। तुम्हारे पापा कोमा में चले गए हैं। क्या? तभी सुमन के फोन पर किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि देव कोमा में चला गया है। ये बात रोहन को बताते ही सुमन सदमे से बेहोश हो जाती है। जितना ज्यादा वक्त बर्बाद करोगे उतना ही मौत के करीब जाओगे। तुमने जैसा कहा अभी वैसा ही हुआ। तुम कौन हो? क्या हो रहा है ये सब? और मेरे पापा की जान कैसे बचेगी मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रास्ता बहुत मुश्किल है, सोच लो एक बार और। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। जान नहीं, तुम्हें सब त्यागना होगा। मतलब? ये बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम सब त्यागना होगा और अपने पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगनी होगी। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तो आज से 6 महीने तक तुम्हें एक गरीब भिखारी की तरह जीवन यापन करना होगा। तन पर पुराने कपड़े, हाथ में मिट्टी का कटोरा, और तब तक तुम्हें भीख मांगनी होगी जब तक गरीबों का जीवन उनका दुख ना समझ सको। अगर तुमने भीख मांगने में 1 पैसे का भी इधर उधर किया, चोरी करी, मजदूरी का लिया या फिर तुम्हारी मेहनत का हुआ तो तुम्हारा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। और अगर तुमने सच्चे दिल से यह परीक्षा पार कर ली तो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस सब से भीख मांगने और मेरे पिता का क्या लेना देना है? कुछ सालों पहले तुम्हारे पिता ने गरीब भिखारी जो सड़क किनारे सो रहे थे उन पर कार चढ़ा दी थी और उस गरीब का पूरा परिवार एक पल में ही तबाह हो गया। और उस मामले को तुम्हारे पापा ने बड़ी ही चालाकी से दबा दिया, जिसकी वजह से आज उस गरीब भिखारी के परिवार की आत्मा ने तुम्हारे पिता से अपना बदला लेने के लिए यह सब किया है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे पिता से जो भी गलतियां हुई हैं मैं उन्हें सुधारूंगा।
याद रखना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, और फिर उन पैसों से सभी गरीबों को खाना खिलाना। फिर देखना उनकी दुआओं का असर। ठीक है। इतना कहकर रोहन वहां से बिना किसी को कुछ बताए चला जाता है और दूसरे शहर जाकर भिखारी की तरह हाथ में मिट्टी का कटोरा लेकर मुंह पर कंबल ओढ़े आधा मुंह छुपाए मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने लगता है। भगवान के लिए कुछ दे दो साहब, भगवान के लिए कुछ दे दो। मंदिर की सीढ़ियों पर और भी भिखारी थे जो पहली बार रोहन को देखकर आपस में चर्चा करते हैं। मुन्ना भाई, लगता है अपने इलाके में नया भिखारी आया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे देखकर तो ये भिखारी नहीं लगता है, ये किसी अच्छे घर का लगता है। और देखो, इसके तो डोले भी हैं। हाँ भाई, दाल में जरूर कुछ काला है। इसे तो भीख मांगनी भी नहीं आती है। चलो इसे भीख मांगना सिखाते हैं। क्यों भाई, देखने से तो लगता है कि यहाँ नए नए भिखारी बने हो। जी मैं नया हूँ। तुम तो फिट और नौजवान हो, फिर भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? बस बता नहीं सकता। तभी वहाँ एक गंदी सी बदबू आने लगती है और रोहन अपनी नाक पर हाथ रख लेता है। अरे मुंह पर हाथ क्यों रखे हो? लगता है तुम्हें पता नहीं है, ये गरीब की पसीने की बदबू है। तुम दोनों कितने दिन से नहीं नहाए? शायद 5 महीनों से। छी, इसमें छी की क्या बात है? अगर एक भिखारी रोज नहाएगा और उसमें से खुशबू आएगी तो उसे भीख कोई नहीं देगा। एकदम सही बोला भाई ने। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भीख मांगनी भी नहीं आती है। चलो हम तुम्हें भीख मांगना सिखाते हैं। भीख मांगना एक कला है। ए माई, दे दे ना, दे दे माई, 4 दिन से कुछ नहीं खाया रे। दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहेंगे। ए माई, भगवान के नाम पर दे दे। समझा भीख कैसे मांगी जाती है? ठीक है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 4 दिनों से कुछ नहीं खाया भाई, दे दो। अबे साले, मंदिर का चंदा मांग रहा है क्या? भीख की तरह मांग जैसे मांगी जाती है। ठीक है भाई। इतना कहकर रोहन उनके सिखाए जाने पर वैसे ही भीख मांगना शुरू कर देता है, जैसा वो कहते हैं। पूरा दिन रोहन बाकी भिखारियों के साथ भीख मांगता है। उसके लिए ये सब काफी मुश्किल था, लेकिन अपने पिता के लिए वो कुछ भी करने को राजी था। रोहन धीरे धीरे उन्हीं भिखारियों के साथ सड़क पर सोता और सुबह होते ही बाकी भिखारियों के साथ जगह जगह जाकर भीख मांगता। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 6 महीने पूरे होने को आते हैं। इसी बीच रोहन की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वहीं रोहन के घर वाले उसे हर तरफ तलाश रहे थे। बस कुछ दिन और, मेरे पैसे पूरे होने वाले हैं और अब उम्मीद है पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताने के बारे में भी नहीं सोचा? नहीं बता सकता था, पापा की जान जो बचानी थी। अब बस एक आखिरी काम कर रहा है। क्या? रोहन सोनू को पूरी बात बताता है और सोनू उसके साथ जाता है। दोनों ही रोहन के जमा किए हुए पैसों से गरीबों में खाना बांटते हैं। जिसके बाद रोहन के घर से सोनू को कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि रोहन के पिता कोमा से बाहर आ गए हैं। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है। जिसके बाद रोहन अपने घर वापस चला जाता है और अपने पापा का कारोबार करना शुरू कर देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें